इस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स के कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेटोरिक्स का मतलब होता है दिए हुए फाइनाइट सेट के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन दिए हुए कंडीशंस के साथ। मतलब कोई भी अगर सेट है जिसके मेंबर्स फाइनाइट हैं, मतलब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। फाइनाइट का कहने का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनंत नहीं है, जिसकी संख्या निश्चित है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उनको हमें दिए हुए कंडीशन के मुताबिक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है, या नंबर ऑफ वेज निकालना है कि कैसे हम वो कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को, कॉम्बिनेटोरिक्स को, बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। यही कारण है कि एग्जाम्स वगैरह में भी इससे हमेशा अच्छे वेटेज के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है परम्यूटेशन और सेकेंड है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज इन विच ए सेट और मेंबर ऑफ थिंग्स कैन बी ऑर्डर्ड और अरेंज्ड। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड और अरेंज्ड। मतलब कोई भी जो नंबर्स हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं दिए हुए नंबर्स के, उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है या ऑर्डर्ड किया जा सकता है, ऑर्डर में रखा जा सकता है या अरेंज किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज इन विच ए ग्रुप ऑफ थिंग्स कैन बी चोजन फ्रॉम ए लॉन्गर ग्रुप विदाउट गिविंग रिगार्ड टू देयर अरेंजमेंट। हमारे पास कोई लॉन्ग ग्रुप है, मतलब जिसमें बहुत सारे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें से हमें छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कि उस कंडीशंस के साथ कितने तरीके से हम वो ग्रुप बना सकते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए विदाउट गिविंग रिगार्ड टू देयर अरेंजमेंट, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है, किस तरीके से रख रहे हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे टोकरी में एप्पल रखा हुआ है, उसमें से अगर हम 5 एप्पल निकालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा एप्पल पहले निकलता है, कौन सा एप्पल बाद में निकलता है, किसको राइट में रखते हैं, किसको लेफ्ट में रखते हैं, क्योंकि सब सेम हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि इंडिया का क्रिकेट टीम है, उसके लिए सिलेक्शन किया जाता है। तो कोई मेंबर को सिलेक्ट करना है, 11 मेंबर को सिलेक्ट करना है, तो उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कौन पहले सेलेक्ट हुआ, कौन बाद में सेलेक्ट हुआ। जो भी सेलेक्ट हुआ वो इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर बन गया, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसका पर्पस, मकसद एक ही है, इसलिए इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। लेकिन मान लीजिए कहीं मैच हो रहा है और जो कैप्टन है उसको 3 प्लेयर्स को चुनना है या 4 प्लेयर्स को चुनना है कि उस ऑर्डर में कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बाद में बैटिंग करेगा, कौन बाद में बैटिंग करेगा। तो उसमें जो सेलेक्ट कर रहा है, पहले को सेलेक्ट किया तो उसका मकसद है कि वो सबसे पहले बैटिंग करेगा, दूसरा को किया तो सबसे बाद में करेगा। इसका मतलब हुआ कि जो प्रत्येक सिलेक्शन है उसका पर्पस डिफरेंट है, मकसद डिफरेंट है, इसलिए वहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ परम्यूटेशन कहा जाता है, परम्यूटेशन करते हैं, और जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है वहाँ कॉम्बिनेशन करते हैं। ये दोनों में फर्क है। रीजन ऑफ सिलेक्शन इज सेम। अगर कोई भी सिलेक्शन हम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर उसका कारण, उसके मकसद, उसके कारण सेम है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि क्रिकेट के टीम के लिए जब मेंबर्स को, प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो उसका मकसद सेम है, पहला को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा को कर रहे हैं, तीसरा को कर रहे हैं, इसलिए उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वही अगर हम बैटिंग करने के लिए कर रहे हैं कि पहले कौन करेगा, लास्ट में कौन करेगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये जितना कॉम्बिनेटोरिक्स होता है उसके पीछे ये दो फंडामेंटल रूल होते हैं जिसको हम लोग रूल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। अगर सपोज कोई भी एक वर्क है या टास्क है, कुछ भी है, और बी दूसरा टास्क है, और ए को इंडिपेंडेंटली बिना कोई एम बी से मतलब रखे उसको पूरा करने का तरीका एम है, एम वेज से उसको पूरा किया जा सकता है। और उसी तरीके से बी को बिना ए से मतलब रखे एन इंडिपेंडेंट तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो ए एंड बी दोनों को पूरा करना है तो उसके कितने तरीके होंगे? ये होता है एम इंटू एन, वेज ऑफ डूइंग बोथ। ये इंपॉर्टेंट है, डूइंग बोथ। अगर इंडिपेंडेंटली ए को एम तरीके से, बी को एन तरीके से कर सकते हैं तो दोनों को एम इंटू एन तरीके से कर पाएंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए 3 है, ए बी सी, अगर हम एम एन पी तरीके से कर सकते हैं अलग अलग, तो पूरे 3 को करेंगे एम इंटू एन इंटू पी तरीके से। सेकेंड रूल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग का दूसरा। अब अगर उसी तरह से एम और एन हम समझ गए कि ए को एम तरीके से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बी को एन तरीके से, तो यहाँ हमने बोथ देख लिया। अब अगर और हो कि ए को करेंगे या बी को करेंगे, बट ध्यान रखना है नॉट बोथ, दोनों को नहीं करना है, तो कितना तरीका होगा? तो इसको कहते हैं एम प्लस एन या एन प्लस एम। तो मतलब जहाँ भी एंड आता है तो बेसिकली इसमें फंडामेंटल काउंटिंग के मुताबिक आपको वेज को मल्टीप्लाई करना होता है, और जहाँ भी और आता है तो हमें प्लस करना होता है। ये इनका रूल है, इसको कहते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। अब जैसा कि हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का देख लिया, अब इसको रिपीट करना है या रीअरेंज करना है। कोई भी चीज़ है उसमें से बहुत सारी चीज़ रिपीट होते हैं। मान लीजिए कि सेम थिंग है, वो एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, इस तरह से चीज़ें होती हैं, और रीअरेंज करना होता है। अगर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको हम कितने तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन जो करते हैं हम लोग R फ्रॉम n ऑप्शंस। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से हमको R को सेलेक्ट करना है, R को सेलेक्ट करना है, तो जो हमारा सिलेक्शन का तरीका होता है वो 2 तरह का होता है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे इसको हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं, पहले हम लोगों ने देख लिया है, इसको परम्यूटेशन बोलते हैं, और नहीं होगा तो इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो देखिए NCR, अगर n ऑब्जेक्ट्स, n ऑप्शन से R को सेलेक्ट करना है जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं NCR,
n कॉम्बिनेशन r, और उसका वैल्यू इतना होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, और ये इतना भी होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप r के जगह n माइनस आर रखिए तो यहाँ पे r आ जाएगा, तो ये सेम रह जाएगा एक्चुअली। एक जगह जैसे n माइनस आर अगर आपने यहाँ लिख दिया r के जगह, तो n माइनस आर करेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा, n माइनस एन प्लस आर। तो इसलिए बेसिकली ये दोनों बराबर होता है, ये हमें समझ लेना है। जैसे मान लीजिए 5C3 इज इक्वल टू 5C2 होता है। क्यों? क्योंकि जो 5C3 होता है ये होता है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो अगर 3 के जगह पे 2 रख दें यहाँ तो भी उतना ही आएगा। जब 5 2 और जब 5 में 2 घटाएंगे तो 3, तो सेम थिंग आएगा, इसलिए यह सेम होता है। अभी फैक्टोरियल का क्या मतलब मीनिंग होता है अभी हम लोग देख लेंगे तुरंत, पहले अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ये फैक्टोरियल ये फॉर्मूला होता है। अब जहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट है वहाँ 2 तरह के केस हो सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहाँ जैसे हमने सबसे पहले रिपीटिशन लिखा का मतलब यही है कि रिपीटिशन हमें समझना है कि रिपीटिशन कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सपोज ABC, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर नंबर्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ए के जगह पे हम कितने नंबर रख सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं डिजिट्स। तो लेकिन ये लीडिंग है, पहला है, तो अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अगर हमें 3 डिजिट का बनाना है तो ये हम 9 तरीके से चुन सकते हैं, ये इसमें से कोई भी एक ले लेंगे। और बी, अगर देखिए रिपीटिशन अलाउड है, सेम नंबर यहाँ दोबारा आ सकता है, तब तो इसको हम 10 तरीके से चुन सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेके 9 तक। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो यहाँ जो हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ हमने 1 ले लिया तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो बाकी 9 डिजिट में से कोई आएगा। उसी तरह यहाँ भी अगर रिपीटिशन अलाउड है तब तो 10 हो, कोई भी नंबर को चुन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं अलाउड है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं 10 होंगे। तो इस तरह का मतलब है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड रहता है तो आपके ऑप्शंस उतने ही रह जाते हैं, ऑप्शंस में कमी नहीं होती है। लेकिन अगर रिपीटिशन से अलाउड नहीं है तो आपके ऑप्शंस कम होते जाते हैं। तो और रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो देखिए होता है NPR फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यह NPR का डिफिनीसन है और यह NCR का डिफिनीसन है। तो देखेंगे कि NPR जो है अधिक होगा, क्योंकि ये ऊपर देखिए दोनों फैक्टोरियल n है, लेकिन नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में है, लेकिन ये फैक्टोरियल r कॉम्बिनेशन वाले में नीचे बढ़ गया, मतलब आप अधिक चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल n, यहाँ देखिए ये है फैक्टोरियल n का मतलब होता है n से घटाते हुए जाएंगे तो 1 तक आ जाना चाहिए सबका मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है n इंटू कुछ नहीं है तो इंटू है n माइनस 1 n माइनस 2। जैसे मान लीजिए हमको फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल n को इस तरह से भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो मान लीजिए फैक्टोरियल हमको 5 निकालना है ऐसे, तो हम शुरू करेंगे 5 4
3 2 1, या तो 1 से 5 तक लिखिए या 5 से 1 तक लिखिए, सबका मल्टीप्लीकेशन। तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि यह जो चीज़ है फैक्टोरियल 4 के बराबर है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1, यह हो गया। अब NC0 इज इक्वल टू NCn इज इक्वल टू 1 कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए NC हमने डिफाइन किया है, इसमें अगर r के जगह पे 0 रखिए या n रखिए तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो NCn इज इक्वल टू 1। लेकिन NPn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, यह समझना है, दोनों में डिफरेंस है। NCn इज इक्वल टू 1, NC0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, लेकिन NPn फैक्टोरियल n के बराबर होता है। और NCx और NCy अगर दोनों बराबर हैं तो x या तो y के बराबर होगा या x प्लस y n के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ r है और यहाँ n माइनस r है, दोनों को ऐड करिएगा तो n आ जाएगा। तो यह कुछ प्रॉपर्टीज हैं फैक्टोरियल का जो हमें कैलकुलेशन में मदद करेंगे। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिजिट, ये बहुत प्रॉब्लम पॉपुलर होते हैं कि बहुत समय आपको प्रॉब्लम आएगा कि कितने तरह से आप 3 डिजिट्स का प्रॉब्लम नंबर बना सकते हैं, कुछ दिया रहेगा कि क्या ऑप्शंस है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 डिजिट का हमको बनाना है, तो हमारे पास 1 2 3 प्लेस है, यहाँ इसमें हमको रखना है। कैसे रख सकते हैं, यहाँ क्या, इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें क्या रख सकते हैं, इसको करके। और अगर इस एक तरीका हुआ, या जैसे हम लोग वहाँ m इंटू n पढ़े थे, तो उसी तरह सपोज इसको हम p तरह से कर रख सकते हैं। यहाँ q ऑप्शन है, यहाँ r है, तो पूरे नंबर को हम PQR तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें बनाते समय एक रिपीटिशन को भी चेक करना है, तो यहाँ पे भी कभी देखिए आप बॉक्स डायग्राम बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट का बनाना है तो मतलब हमारा A B C ऐसे नंबर होगा, तो A में क्या क्या हो सकता है, B में क्या क्या हो सकता है और C में क्या क्या हो सकता है, वो ऑप्शन देख के तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम थिंग है। रिपीटिशन अभी हमने डिस्कस किया है कि रिपीटिशन अगर होगा तो हमारा ऑप्शन कम होते जाएगा, रिपीटिशन नहीं होगा तो रिपीटिशन अगर होगा तो हमारा ऑप्शन सेम रह जाएगा, लेकिन रिपीटिशन अगर नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम होता जाएगा। ये हमने पीछे डिस्कस किया है, एग्जाम्पल में देखेंगे। और हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब जैसे मान लीजिए ये हमें बॉक्स डायग्राम बना लिए या ABC लिख लिए, तो इसमें स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जहाँ की रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ होगा। तो जहाँ रिस्ट्रिक्शन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कहता है 3 डिजिट का नंबर, तो रिस्ट्रिक्शन A पे हो गया कि ये 0 नहीं हो सकता। अगर 0 या यहाँ पे हो गया कि पहला नंबर जो है 0 नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा तो 2 डिजिट का हो जाएगा। मान लीजिए कि A दिया हुआ है कि इवन होना चाहिए, तो यहाँ हम समझ जाते हैं कि इवन होना चाहिए, तो C पे कंडीशन है, ऑड नंबर नहीं हो सकते, जैसे 1 3 5 इस तरह से नहीं हो सकते, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वह हो सकता है। तो समझना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट, कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए कि या तो बॉक्स बनाइए, जैसे सपोज ये बॉक्स बना लिए, अब यहाँ पे हम कितने तरह से इस बॉक्स में कितने नंबर्स को रख सकते हैं। देखिए ये 3 डिजिट का होना है, तो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। अगर यहाँ हम 0 रख देंगे
तो बेसिकली ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते। और 0 नहीं रख सकते तो यहाँ क्या रख सकते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो इसको रखने का तरीका हमारा 9 हो गया। ये 9 तरीके से हम इसमें फिल कर सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी। और उसी तरह यहाँ सेकेंड में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, तो हम मान लेंगे कि रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ हम 10 में से 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट रख देंगे। तो यह दूसरा हो गया। और इसी तरह तीसरा में भी चूँकि रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास ऑप्शन सेम है, कोई भी 10 में से रख देंगे। तो अगर इस बॉक्स को, इस पार्ट को भरने का तरीका 9 है, इसको 10 है और इसको 10 है, तो तीनों को भरने का ये तभी नंबर बनेगा जब तीनों A, B, C फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट फिल होंगे। तो तीनों को एक साथ करने का जो वेज होगा वो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तीनों को। तो 9 × 10 × 10 900, ये हमारा आंसर हो गया। अब सपोज अब कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना है प्योरली ऑफ इवन नंबर्स, लेकिन वो जो नंबर्स होने चाहिए वो प्योरली इवन होने चाहिए। अब मान लीजिए हम 3 डिजिट्स हैं, A, B और C। अब ये नंबर्स जो हैं A, B और C तीनों प्योरली इवन होना है। इवन होना है, इवन नंबर्स हम लोग जानते हैं 0, 2, 4, 6, 8 यही होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर होते हैं इवन। अब पहला जो नंबर है इसमें हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो हमारा नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा। तो 0 को छोड़ के हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो 4 नंबर्स अवेलेबल हैं, 2, 4, 6, 8। इसमें से कोई भी एक हम रख सकते हैं, तो ये 4 हो गया। और चूंकि यहाँ रिपीटिशन अलाउड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे B के जगह पे हम कोई भी एक नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 5 तरीके से हम B को के जगह पे किसी को भी रख सकते हैं। उसी तरह C के लिए भी हम इसमें से कोई भी एक नंबर को चुन सकते हैं। तो कितना तरीका हुआ चुनने का, 5। तो अब ये पूरे नंबर बनाने का, डिजिट का कितना वे नंबर्स हो जाएंगे, जितने तरीके होंगे उतना नंबर होंगे। तो देखिए ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए और ये आपका आंसर हो गया 100। तो ये हुआ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिजिट्स। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और कितने तरह से हम प्रत्येक डिजिट के जगह पे नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए डाइस हम सभी लोग जानते हैं, जब भी आप डाइस को रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतना में से कोई नंबर उसके ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली ये जो डाइस का जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये डिजिट के प्रॉब्लम की तरह हैं। फर्क ये होता है कि डिजिट में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं जो आपको डील करने होते हैं, यहाँ केवल 6 डिजिट्स हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आपका आसान होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कहता है और ऑल 3 थ्रोज आर डिफरेंट इन हाउ मेनी वेज कैन ए डाइस बी रोल्ड सच दैट। अगर हमें डाइस को हमने रोल किया, 3 बार रोल किया और कह रहा है कि पूरे ऑल 3 जो तीनों हैं वो डिफरेंट हैं, उन पे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको निकालना है कि कितने तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एक बार A आया, एक बार B आया और एक बार C आया। तो पहला बार ये 6 में से कोई भी आ सकता है। तो मान लीजिए कि यह आ गया, 6 बार में से कोई भी आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी। तो B में चूंकि तीनों को डिफरेंट होना है तो B के लिए ऑप्शन हमारे पास केवल
5 बच गया। जो हमारा पहले आ गया वो अब यहाँ नहीं आ सकता। ये दोनों हो गया तो सी में अब ये दोनों नंबर नहीं आ सकते, तो हमारे ऑप्शन केवल 4 बच गए। सपोज यहाँ पे 1 आ गया था मान लीजिए, तो यहाँ पे जब हम करने लगे तो 1 कट गया। ये देखिए 1 कट गया, तो कितने ऑप्शन बच गए? 5। वो 5 हमने लिख लिया। अब सपोज यहाँ पे हमारा 3 आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, तो ए ऑप्शन भी अब कट गया। तो जब सी के लिए हम चुन रहे हैं तो केवल 4 बच गए, क्योंकि यहाँ हमारा दिया हुआ है कि सभी को डिफरेंट होना है। तो हमारा जो नंबर ऑफ वेज बच गया, हाउ मेनी वेज पूछा है, कितने तरीके से, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को हम 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, बी को 5 तरीके से और सी को 4 तरीके से। तो ए एंड बी एंड सी तभी 3 होगा। तो इसको 6 × 5 × 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 120। यही देखिए आपका आंसर है। अब कह रहा है यहाँ पर कि 3 बार ही आपने थ्रो किया, रोल किया, लेकिन एटलीस्ट 2 थ्रोज आर डिफरेंट, कम से कम 2 डिफरेंट हो। वहाँ था कि तीनों डिफरेंट हो, यहाँ कम से कम 2 डिफरेंट हो, यह है। तो कम से कम 2 डिफरेंट जो सेकेंड पार्ट है इसमें कहता है कि हाउ मेनी वेज ए डाइस कैन बी रोल्ड थ्राइस, थ्री टाइम्स, so that at least 2 throws are same, not different. At least 2 throws are same. डिफरेंट के लिए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सेम के लिए निकालेंगे, क्योंकि ऊपर हमने निकाल दिया ऑल 3 थ्रोज आर डिफरेंट, तो फिर यहाँ डिफरेंट नहीं निकाल के अभी हम लोग सेम के लिए निकालेंगे। एटलीस्ट 2 थ्रोज आर सेम। तो देखिए एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें हम ए, बी और सी
बनाए, इसमें सपोज तीनों सेम हो, ऑल थ्री आर सेम, तो इसको हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 6। एक बार यहाँ हमने अगर 6 चूज कर लिया, कोई भी नंबर, जैसे सपोज ए कर लिया, तो यहाँ भी क्या आएगा? ए ही आएगा। 1 अगर यहाँ हमने किया तो यहाँ 1 ही आएगा। इसका मतलब इसको चूज करने का तरीका 1 हुआ। और अगर यहाँ भी सी को भी वही नंबर रखना है तो ये 1 ही आएगा। तो इस केस में ऑल थ्री आर सेम, 6 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 के बाद 2, दो बराबर हैं, 2 आर सेम। तो देखिए अगर 2 सेम हैं तो अब ए, बी और सी है। अब ए को हमने किसी भी तरह से चुन लिया, किसी भी नंबर को, तो ए को हम 6 तरीके से चुन सकते हैं। ए को अगर हमने 6 तरीके से चुन लिया, और बी मान लीजिए अब ए के बराबर बी हो सकता है, या बी के बराबर सी भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ 2 का कर रहे हैं। तो सपोज पहला कंडीशन है ये फर्स्ट कि ए इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा? ए 6 तरीके से चुने तो बी 1 तरीके से चुनेंगे, क्योंकि जो नंबर हमने ए में चुना वही नंबर बी को चुनना है, तो 1 तरीके से। लेकिन सी कितने तरीके से चुन सकते हैं हम? फिर ये 2 बराबर हो गया, तो इसको हमें डिफरेंट होना है, तो इसको हम कितने तरीके से चुन सकते हैं? अब ये नंबर नहीं चुनेंगे, तो इसको हम 5 तरीके से चुन सकते हैं। तो यह कितना हो गया? 2 आर सेम, ये फर्स्ट है जहां ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अब उसी तरह से 2 आर सेम, लेकिन a इज इक्वल टू बी नहीं होकर मान लीजिए हमने कर दिया a इज इक्वल टू सी, तो यहाँ भी a सेम रहेगा, अब केवल b 5 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 30। और उसी तरह थर्ड केस में भी जहाँ 2 आर सेम लेकिन b इज इक्वल टू सी होगा, यह भी होगा 6 इंटू 5 30। तो अब टोटल कितने तरीके होंगे? ये सबको देखिए जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब एंड नहीं है कि ये जहाँ 3 सेम हुआ फिर एंड 2 सेम, नहीं। हमें यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, या यह हो सकता है। सभी हमारे उस कंडीशन को एटलीस्ट 2 थ्रोज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लेकिन 2 इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ ऑल 3 आर सेम, तभी ये सेटिस्फाई होगा। उसी तरह ऑल ए इज इक्वल टू बी, तभी यहाँ होगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये अलग अलग जो ऑप्शंस हैं एक दूसरे से ऐड होंगे, जो फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम हमने देखा उससे। तो यह कितना हो जाएगा? देखिए यह हो गया 96। तो एटलीस्ट 2 थ्रोज आर सेम, यह हो गया 96। ये यहाँ लिखा हुआ है। तो ये डाइस के प्रॉब्लम है। डाइस के प्रॉब्लम कंपैरेटिवली आपके आसान होंगे, बनाना आसान होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप। अब सपोज आपके पास P प्लस Q प्लस R ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको P, Q और R के ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, 10 आर्टिकल्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको आपको मान लीजिए 2, 2, 3 और मान लीजिए कि 1, 1, 1, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। ऐसे
कुछ भी किसी भी तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए P प्लस Q प्लस R इसलिए लिखा है कि ए जितने भी हैं उनको आपको ग्रुप बनाना है। जैसे 10 है तो ए इतने ग्रुप बना रहे हैं, जितने भी ग्रुप हो सकता है आप 10 का एक ही ग्रुप बनाइए, या बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम में कहे, या 2 का ही 5 ग्रुप बनाने के लिए कह दें, या 3 का 3 ग्रुप और 1, इस तरह से कोई भी हो सकता है। तो इसका जो डिवीजन मतलब ये जो ग्रुप में बनाएंगे, ग्रुप में बनाने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको 1 2 3 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए यह फॉर्मूला होगा P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल, मतलब जितना टोटल ऑब्जेक्ट्स है और जितने जितने के ग्रुप में आप बना रहे हैं, फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R, यह हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत वाइडली यूज होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अब देखिए यहाँ P Q R सब डिफरेंट है, लेकिन अगर सेम ग्रुप साइज इज रिपीटेड, अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ कहा कि 2 और 2 का 2 हो गया, तो सेम ग्रुप सेम साइज का ग्रुप रिपीट हो गया, मान लीजिए n टाइम्स, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हो जाए, 10 बार रिपीट हो जाए, तो रिजल्ट एबव इज एडिशनली डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो ये जो रिजल्ट है इसमें फैक्टोरियल n से, n क्या है, n है कि कितना बार आप उसको एक ही साइज का कितना ग्रुप है उसको आप फिर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे है, यह है फैक्टोरियल 10, तो ये कितना होगा देखिए, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 3 और इस तरह से। अब इसमें आपका जो यह 1 होता है, एक्चुअली इसको 1 को आप खुद ही अलग हो जाता है, तो इसलिए ये 1 1 का ग्रुप है। और ये जो फैक्टोरियल 2 है ये आपने इसका 2 बार किया, तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, तो 2 फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए n टाइम्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल n। उसी तरह 1 1 1 3 है तो आपको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से अभी फिर आगे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि जहाँ हम को ए डिवाइड करना होगा, जहाँ एक ग्रुप साइज सेम होगा, मान लीजिए P इज इक्वल टू Q हो गया, तो इस तरह का नंबर हमें P, यहाँ P इज इक्वल टू Q हो गया, तो एक किया और एक किया दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यह if these PQ plus R objects are to be distributed in 3 persons such that they get PQ and R objects। अब ये तो क्या है, यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया कि मान लीजिए एक ही तरह का बैग है, 3 ठो सेम तरह का, तो एक में हमने P को रख दिया, दूसरे में Q को रख दिया और तीसरे में R को रख दिया। केवल हमने डिवाइड किया, अभी हम उसको अरेंज नहीं किया कि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये इधर है, वो नहीं किया, या किसी आदमी को नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में ये हम इसको डिवीजन कहते हैं, केवल अभी हमने उसको डिवाइड किया है। लेकिन मान लीजिए हमको उसको 3 ग्रुप हमारे पास अब अवेलेबल हो गया, 3 पैकेट अवेलेबल हो गया, उसको हमको 3 लोगों को बांटना है। तो जो पहला चीज़ आदमी है उसको हम 3 तरीके से दे सकते हैं, तो 3 हो जाएगा। पहले को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। अब बाकी जो दूसरा आदमी है उसको देने के लिए हमारे पास 2 ही पैकेट है, तो 2 तरीके से दे सकते हैं। और तीसरा आदमी है उसको देने के लिए 1 ही पैकेट है, तो 1 तरह से दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम फैक्टोरियल 3
तरीके से दे सकते हैं। तो अगर n रहता तो हम फैक्टोरियल n तरीके से दे सकते थे। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के 3 रख दिया है ताकि आपको क्लियर हो। लेकिन अगर सपोज यह m रहता तो यह m रहता कि m लोगों को देना है तो a फैक्टोरियल m होता। लेकिन यहाँ भी p q r इस तरह से कितने नंबर्स होते, m फैक्टोरियल्स होते, क्योंकि आप पहले m ग्रुप में आपको डिवाइड करना होगा। तो यह होगा डिवीजन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब हमें एक चीज़ यहाँ और समझ लेना है कि जो ये हम डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये इसको P, Q और R, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। अगर एक ही तरह के हैं तो उसको कितना हो पार्ट में बांटना है उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। और जो बिन्स हैं जिसमें आपको रखना है या जिसको देना है, जैसे आदमी को देना है, तो 2 तरह का है। एक केस में बिन्स आर आइडेंटिकल। तो देखिए ये चीज़ लागू है कि अगर आइडेंटिकल है तो आप कोई भी बैग में किसी को रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह फार्मूला है डिवीजन का। ये बिन्स आर आइडेंटिकल, बिन्स कहते हैं जिसमें आप सामान को रखते हैं। एंड बिन्स आर डिफरेंट, अगर ये बिन्स डिफरेंट हो गया तो यह इस तरह से है कि आप कोई आदमी को दे रहे हैं, डिफरेंट आदमी को देना है। तो डिफरेंट आदमी को देना है तो डिफरेंट, एक को दे दिए और दूसरे को दूसरा चीज़ दिए, दोनों अलग अलग हो गया, ऑर्डर आ गया। तो इसलिए यहाँ ये फार्मूला होता है, कितने लोगों में बांट रहे हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है। तो इस डिफरेंस को समझना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स सेम है, ऑब्जेक्ट्स सेम है, जैसे आपके पास कॉइन है, 1-1 रुपए का कॉइन है, तो सेम है। आप किसी को अगर दे रहे हैं 5 कॉइन दे रहे हैं तो 5 कौन सा कॉइन दे रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में सपोज ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड बिन्स आर डिस्टिंक्ट। जैसे मान लीजिए अलग अलग आदमी को देना है तो उसका क्या तरीका होगा, और उसमें भी 2 चीज़ हो सकता है। ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड। ब्लैंक ग्रुप का कहने का मतलब है कि कोई आदमी को आपने कुछ भी नहीं दिया, एक ग्रुप ऐसा बनाया जिसमें 0 रखा, उसको हम देंगे ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वेज होते हैं, n+r-1 CR-1 होता है। इसको देखिए बेगर्स मेथड भी कहते हैं। बेगर्स क्यों? क्योंकि जो बेगर होता है, जो भीख मांगने वाला होता है, उसको देना और नहीं देना आपके चॉइस पे है। इसीलिए है कि आप नहीं भी दिए, किसी नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ब्लैंक ग्रुप मतलब ऐसा भी ग्रुप है, ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसको आपने कुछ नहीं दिया, इसलिए इसका नाम बेगर्स मेथड है। और अगर वो नहीं अलाउ किया जाता है कि नहीं आपको सबको कम से कम 1 मिलना ही चाहिए, तो उसका यह हो जाता है n-1 CR-1। ये देखिए बेगर्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास n कॉइन्स है, इसको आपको अलग अलग लोगों में बांटना है, और वो लोग कितने हैं, R हैं। इस तरह से मान लीजिए कि 5 लोग हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं मान लीजिए सपोज। तो इसमें आपको अलग अलग बांटना है। तो n कॉइन को बेसिकली क्या है, आपको A B C D और E इस तरह से इसमें बांटना है कि A+B+C+D+E = n, कि इसको हमने जितना दिया, इसको जितना दिया, इसको जितना दिया, इसको जितना दिया और इसको जितना दिया हुआ n के बराबर होता है। और इसमें 0 भी हो सकता है किसी भी नंबर की जगह। तो ये बेसिकली इनके बीच सम लगाना है। तो देखिए कितने सम साइन हो जाते हैं, 1 2 3 4। अगर 5 लोग हैं तो 4 होते हैं, मतलब 1 कम हो जाता है। तो ये देखिए बेसिकली
आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं कि आपके पास n नंबर क्वाइंस हैं और r-1 प्लस साइन हो जाते हैं, और ये पूरे आपको बेगर्स में बांटने होते हैं r-1 में। तो n प्लस r-1c r-1 और n-1c r-1 अगर ऑप्शन 0 नहीं होता है। और इसमें कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं और बिन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिसके बीच में आप बांट रहे हैं या जिसमें आप रख रहे हैं वो डिफरेंट है। तो अब लेकिन अगर बिन्स भी डिफरेंट आइडेंटिकल हो गया, जिसमें आप रख रहे हैं वो भी डिफरेंट हो गया, आइडेंटिकल हो गया, एक ही तरह का हो गया, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा कि पार्टीशनिंग का केस हो जाता है। जैसे नंबर को पार्ट में बांटना है, ये जैसे हमने कहा कि ये मान लीजिए कि 6 है, उसको हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो हम इसको 1 + 2 + 3 रख सकते हैं, 2 + 2 + 2 रख सकते हैं, या 3 + 3 + 0 रख सकते हैं। तो इस तरह का सवाल जहाँ पे आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो वो सिंपल हो जाता है, पार्टीशनिंग का सवाल हो जाता है, ऐसे कि हम कैसे पार्टीशनिंग कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो अधिक क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है इन हाउ मेनी वेज 6 पेन्स कैन बी प्लेस्ड इन 3 पेन होल्डर्स। 6 पेन्स 3 पेन होल्डर्स में रखना है। यहाँ यह नहीं दिया हुआ है कि कोई भी पेन होल्डर एम्प्टी रह सकता है कि नहीं, तो इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं कि नो पेन होल्डर विल बी एम्प्टी, तो मतलब कोई भी ऑप्शन 0 नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पेन्स आर डिस्टिंक्ट बट पेन होल्डर्स आर आइडेंटिकल। पेन होल्डर्स आइडेंटिकल है कहने का मतलब क्या है कि जो पहला पार्ट करते हैं कि 6 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उस समय ऑर्डर का ध्यान रखना है कि किसको पहले निकाल रहे हैं, किसको बाद में, कितने तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि सब वो अलग अलग हैं। लेकिन जब एक बार निकाल दिया तो आप जो आगे पेन होल्डर्स हैं वो सब एक ही हैं, तो किसी में किसी को भी रखिए, किसी भी ग्रुप को, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वहीं पे आपका जो प्रोसेस है क्लोज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये बेसिकली है कि 6 है, उसको 3 पार्ट में बांटना है। तो क्या कर सकते हैं, एक तो पार्ट हो सकता है कि 3 1 2 3, तो 3 पार्ट में हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं 2 2 2 कर दे सकते हैं। तीसरा क्या कर दे सकते हैं 4 1 1। इस तरह से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 0 हम रख नहीं सकते। तो देखिए 1 2 3, तो हम लोग जानते हैं कि 6 को इस तरह से 3 ग्रुप में बांट रहे हैं, तो कितना आता है हम लोग जानते हैं, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, अब ये तीनों फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, लेकिन इस केस में फैक्टोरियल 3 से भी मल्टीप्लाई होगा नीचे में। क्यों? क्योंकि 3 ग्रुप सेम साइज का है, हम लोगों ने देखा था। प्लस अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई जो ग्रुप का साइज है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फिर यहाँ भी फैक्टोरियल 3, क्योंकि सॉरी फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 ग्रुप 1 और 1 सेम साइज का है। यहाँ भी, यहाँ तीनों अलग अलग साइज, तीनों सेम साइज का है, इसलिए यहाँ फैक्टोरियल 3 से नीचे डिवाइड होगा
मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 ग्रुप सेम साइज के हैं, यहाँ कोई भी 2 ग्रुप सेम साइज के नहीं है, इसलिए इतना होगा। अब इसको सोल्व करिए तो देखिए 6 जो होता है वह होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसके बाद आता 3 2, ये फैक्टोरियल 3 उसके बराबर हो जाता है, तो उसको हमने छोड़ दिया, प्लस अब देखिए यहाँ फिर फैक्टोरियल 3 है, तो 3 ऑनवर्ड्स को हम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। अब 3 2 वो सब कैंसिल हो जाएगा नीचे फैक्टोरियल 3 से, और नीचे कितना बच गया 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस। अब इसमें देखिए फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 है, तो 6 5 4 ऑनवर्ड्स को छोड़ देंगे, तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 1 1 का मतलब 1 रहता है, वो छूट गया, और फैक्टोरियल 2 2 के बराबर होता है, तो इतना हो गया। तो अब देखिए कितना हुआ, ये 2 को इससे कैंसिल करिए तो हो गया 60 प्लस, अब इसको देखिए ये कितना हो गया, A2 और A2 या 4 कैंसिल हो गया। अब इस 2 को कैंसिल करिए 6 से, तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 5 जा 15 प्लस 15। यहाँ भी देखिए A2 और ये 6 को कैंसिल करिए तो 3, तो यह हो गया 15, तो 60 प्लस 15 प्लस 15 ये हो गया 90। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पेन होल्डर्स आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह के हैं, तो उसमें जो आगे कार्रवाई होती है फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करने वाली, वो नहीं होगी। अब यहाँ देखिए पेन्स एंड पेन होल्डर्स ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जैसे हमने इतना ही ग्रुप बनेंगे, और ये जो पहले हमने निकाला 60 वो 60 आएगा, ये भी 15 आएगा, और ये भी 15 आएगा, ये 15 आ गया। तो हमारे पास देखिए ग्रुप कितना हो गया, ये 60 15 और 15। ये कितने तरह से हमने किया, इस चीज को हमने किया ये हमारे पास जो आया इतने तरीके से किया हमने। 60 तरीके से एक बनाया जहां 1 2 3 ग्रुपिंग था, 15 तरीके से हमने किया 3 2 1 का ग्रुपिंग, और 4 over 1 का ग्रुपिंग हमने 15 तरीके से किया। तो ये 3 तरीके हो गए हमारे पास। अब जब 60 आ गए हमारे पास, तो इसको हम कितने तरह से आगे डिस्टिंक्ट पेन होल्डर्स हैं, डिफरेंट पेन होल्डर्स में रख सकते हैं। इसको हम फैक्टोरियल 3 तरह से, उसी तरह से ए भी फैक्टोरियल 3 और ए भी फैक्टोरियल 3। मीन्स हमारा जो तरीका हुआ ए 6 15 15 ए 90 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि आगे इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम इसको 3 आइटम्स है और हमें 3 लोगों के बीच में बांटना है। जैसे समझिए कि 3 बैग हैं, जिसमें एक में ये रखा हुआ है, एक में यह रखा हुआ है, और एक में यह रखा हुआ है। इसको बनाने में हम 60 तरीके से, इसको भी 15 तरीके और ये 15 तरीके, और ये इनको जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फैक्टोरियल n तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट, 3 लोगों में फैक्टोरियल 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, तो 90 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स 540। ये आपका आंसर है। अब पेन्स आर आइडेंटिकल बट पेन होल्डर्स आर डिस्टिंक्ट,
और इसमें नो पेन होल्डर्स विल बी एम्प्टी, कोई पेन होल्डर्स खाली नहीं होगा। तो जैसे हमने बेगर्स वाले केस में देखा था कि उसमें क्या हो जाता है फॉर्मूला कि जब जीरो ग्रुप नॉट अलाउड, एम्प्टी ग्रुप, जीरो साइज ग्रुप नॉट अलाउड, मतलब सबको आपको कुछ ना कुछ देना है, तो वह कितना हो जाता है n-1 C R-1। तो यहाँ हमारा n कितना है 6 है और R कितना है 3 है, पेन होल्डर्स 3 हैं, तो 6 minus 1 C 3 minus 1 मीन्स 5C2। तो 5C2 कितना हो गया फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 में 2 माइनस करिए तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4/2, ये 2 कैंसिल करिए तो 5 2 जा 10, ये आपका आंसर है। पेन्स आर एंड पेन होल्डर्स, पेन्स एंड पेन होल्डर्स ऑल आर आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल हो गए, पेन भी और पेन होल्डर्स भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल है कि आपको कितने तरह से बिना ऑर्डर को ध्यान में रखे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अब जैसे 1 2 3 2 2 2 और 1 1 4, जैसे यहाँ हमने किया था कि वही 3 पॉसिबल है, वो हमने यहाँ भी करना है। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा 1, इसको भी करने का तरीका 1 और इसको भी करने का तरीका 1। तो टोटल नंबर जो तरीका होगा 1 + 1 + 1 = 3, ये 6 नहीं, गलत लिखा हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ में क्या हुआ, पेन्स अगर ये डिफरेंट रहते, पेन्स डिफरेंट होते, तो फर्स्ट जो ग्रुप बनाया हमने 1 पेन का, सेकेंड 2 पेन का और 3 पेन का, और 1 2 3, और मान लीजिए दूसरा हम बनाते 3 2 1, ये दोनों अलग हो गया। यहाँ जो पहला ग्रुप है उसमें एक तरह के पेन हैं, ये अलग तरह के हैं, ये अलग तरह के हैं, फिर यहाँ आता तो ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 यहाँ आ रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सब एक ही तरह के हैं तो इस 3 में, इसमें और इसमें अंतर नहीं है। इसलिए जब सब आइटम्स आइडेंटिकल होते हैं तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, इसलिए उनका करने का तरीका इस तरह से 1 + 1 + 1 रह जाएगा। तो ये हुआ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए क्वाइंस है, इन हाउ मेनी वेज ए क्वाइन कैन बी टॉस्ड 5 टाइम्स सच दैट देयर आर ऑलमोस्ट 3 हेड्स। ऑलमोस्ट मीन्स मैक्सिमम 3 हेड्स। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपने किया तो मैक्सिमम 5 टाइम्स आपने किया, तो इसमें हेड आएगा और टेल आएगा। क्वाइन में ही 2 तरह से आते हैं। तो अब हमको कह रहा है कि मैक्सिमम 3 होना चाहिए, तो 4 तो हो ही नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता। तो मान लीजिए 3 हेड हो गया, तो टेल कितना होगा 2, और अगर यह हेड मैक्सिमम 3 है तो यह 2 भी हो सकता है, तो टेल कितना होगा 3। यह अगर 1 हुआ तो यह कितना हो जाएगा 4, और यह 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम थ्रो करेंगे क्वाइन को, जब हम रोल करेंगे, उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हेड भी नहीं आएगा टेल भी नहीं आएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जिया होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर हम 3 हेड H H H T और T, तो बेसिकली 5 को हम 2 ग्रुप में बांट रहे हैं, जहाँ एक 3 है और एक 2 है। तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 नंबर ऑफ वेज बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यह कितना हो जाएगा 5 × 4 /
2, तो यह हो गया 10, क्योंकि यहाँ दोनों में से कोई भी साइज बराबर नहीं है, सब अलग अलग साइज के हैं, इसलिए नीचे और कोई नंबर फैक्टोरियल से डिवीजन नहीं होगा, तो ये 10 हो गया। अब अगर मान लीजिए यह है ऑप्शन, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बाई फिर वही आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, उतना ही रह गया, तो 10 हो गया। अब ये तीसरा है तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाता है, वो कट जाएगा, तो 1/1 मीन्स 5। और अगर सपोज हमारा हेड यहाँ पे 0 हो गया, तो टेल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों केस में कोई हेड नहीं आया, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे हम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि H H H H H इस तरह का ग्रुप बन रहा है, तो मतलब है कि फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/1 1। तो अब देखिए, अगर 3 हेड है तो यह जो तरीका है 10 है जो हमने यहाँ निकाला, अगर 2 है तो यह 10 है जो हमने निकाला, और अगर 1 हेड है वो और 4 टेल है तो यह 5 है जो यहाँ निकाला हुआ है, और अगर ये 0 है तो यह 5 होगा, तो यह 1 हो गया। ये सबको ऐड कर दीजिए तो 26 आंसर हो गया। अब लेटर्स को मान लीजिए रीअरेंज करना है, तो ये उसी तरह से होता है कि जैसे आप n वर्ड का लेटर, n लेटर्स के वर्ड हैं, इसको आप अलग अलग PQR ग्रुप में बना रहे हैं, तो जैसे वहाँ ग्रुप बनाए थे उसी तरह से यहाँ बनेगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ। अब देखिए इसमें पूरे 7 लेटर्स हैं, कहता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये फैक्टोरियल 7 तरीके से बन सकता है। एल इज फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, अगर फर्स्ट लेटर को हमने एल रख दिया और बाकी इधर 6 लेटर रखने हैं, तो ये तो फिक्स हो गया, तो इसको एक ही तरीके से रख सकते हैं, और बाकी 6 को अलग अलग तरीके से आप फैक्टोरियल 6 तरीके से रख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 6 आ गया। और कह रहा है एल एंड डब्ल्यू आर टर्मिनल लेटर्स, मतलब एक टर्मिनल लेटर्स यहाँ है और एक यहाँ है, तो अंदर में 5 लेटर्स हैं, तो 5 को आप 5 तरीके से चुन सकते हैं, फैक्टोरियल 5। अभी एल यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब 2 लेटर्स में से आप 2 जगह पे रखना है इनको, तो वो भी फैक्टोरियल 2 तरह से हो सकता है। तो यह आपका आंसर हो गया। ऑल द भावेल्स आर टुगेदर, अब जितने भी इसमें भावेल्स हैं उसको एक साथ रखना है, तो भावेल्स देखिए कितने हैं, यू है और वो है, 2 हैं, तो 2 भावेल्स मतलब यू और ओ को मान लीजिए हमने एक जगह रख दिया और बाकी 5 को एक तरह से रख दिया, तो A5 और इनको हमने एक लेटर मान लिया, तो ये 6 हो गए। तो इसको आप फैक्टोरियल 6 तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हैं इनटू, लेकिन ये दोनों को आप पहले भी यू को ओ के बाद रखिए या पहले रखिए,
इस तरह से इसको भी आप फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यह आपका तरीका हो गया। कहता है एल ऑलवेज ओकर्स बिफोर यू। अब जो हमने 7 लेटर्स हैं वो हमने इसमें फैक्टोरियल 7 तरीके से रीअरेंज किया। अब इसमें कुछ होंगे जो एल पहले आया होगा, कुछ बाद में आया होगा। तो जैसे एल और यू है, इसको आप फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आधे में यू पहले आएगा, आधे में एल पहले आएगा। तो ऐसा जिसमें कि हमेशा एल ऑलवेज अकर्स बिफोर यू, एल पहले आए, तो इसको आप फैक्टोरियल 2 तरीके से डिवाइड कर दीजिए, तो ए आपका नंबर हो गया। एल ऑलवेज अकर्स बिफोर यू एंड यू ऑलवेज अकर्स बिफोर डब्ल्यू। अगर मान लीजिए कि ए ऐसा है, तो अब यहाँ हमारा कहने का है कि एल यू डब्ल्यू 3 वर्ड्स हैं। अब वो हमेशा कहता है कि ऐसे आने चाहिए, ऐसा आपको चुनना है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। ये कितने तरीके से इसको आप अलग अलग कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। और फैक्टोरियल 3 तरीके में केवल एक ही तरीका है जो आपका ये कंडीशन को मीट करेगा। तो ये जो फैक्टोरियल 7 आते हैं उसमें फैक्टोरियल 3 से आपको डिवाइड करने पड़ेंगे ताकि ये कंडीशन मीट हो जाए। ये आपके आंसर हो गए। कार्ड पैक्स। कार्ड हम लोग जानते हैं कि कार्ड का जो पैक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, और जो पूरे कार्ड्स होते हैं उसमें 2 कलर होता है, रेड और ब्लैक, हाफ हाफ। और इनका ये अगेन 2 सूट्स होते हैं। जो रेड होता है उसमें हर्ट सूट और डायमंड सूट होता है, और ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है। और प्रत्येक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। उस 13 कार्ड में एक एस होता है। 2 से 10 नंबर तक नंबर्ड कार्ड होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 9 नंबर्स हो 9 कार्ड वो होते हैं। इनको नंबर्ड कार्ड्स भी बोलते हैं। और 3 फेस कार्ड्स होते हैं जिन पे नंबरिंग नहीं होती है, वो होते हैं जैक, क्वीन और किंग। जोकर, क्वीन और किंग, ये 3 होते हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर एक सूट में 13 हो गया, उसमें 9 नंबर कार्ड, 3 फेस कार्ड्स और 1 एस हो गया। और अब 13 सब में होते हैं, 13 यहाँ 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 यहाँ, तो 52 हो जाते हैं। और ये हर्ट का देखिए सिंबल इस तरह का होता है, डायमंड इस तरह, स्पेड इस तरह से और क्लब इस तरह से। इनका कोई मीनिंग नहीं होता है कि स्पेड ऐसा क्यों है, क्लब ऐसा क्यों है। ये जब शुरुआत हुआ था फ्रांस में, तब से ये चल रहा है और उसको फॉलो किया जा रहा है। ये माना जाता है कि जो हर्ट था वो कलर्जिज को रिप्रेजेंट करता था जब खेलते थे, डायमंड बिजनेसमैन को, ट्रेडमैन को, स्पेड सोल्जर्स को, और क्लब पीजेंट्स को। अब इसके बेसिस पे आइए प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक कैन बी सेलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 सूट। मतलब 1 कार्ड प्रत्येक सूट से होना चाहिए। तो हमें देखिए 5 सेलेक्ट करना है, और हमारे पास हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, ये 4 सूट हैं। अब इसमें से एक एक तो हमें सेलेक्ट करना ही है, तो 4 हो गया। लेकिन हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, तो एक हम इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो पहले एक किसमें सेलेक्ट करें, उसको इसमें से चुनेंगे। तो वो सेलेक्ट करने का तरीका होगा 4 सूट है, 4 में से कोई एक को हम सेलेक्ट किए, तो
तो उसका तरीका हुआ 4C1। अब जो 4C1 जो एक हमने सेलेक्ट किया उसमें हमने 2 कार्ड उससे सेलेक्ट कर लिए। जैसे हर्ट सेलेक्ट किया तो हर्ट से 2 कार्ड, तो एक कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें 13 कार्ड है, उसमें से 2 सेलेक्ट कर लिए। अब बाकी में से जो 3 बचे, एक इसमें से करना है, एक इसमें से करना है और एक इसमें से करना है, तो 13C1 30C1 30C1 यह हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड, 4 कार्ड को हमें सेलेक्ट करना है इस तरह से कि कोई भी कार्ड, नन आर ब्लैक नंबर्ड, कोई भी ब्लैक नंबर्ड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए पूरे कार्ड हमारे पास 52 हैं। अब इसमें से ब्लैक नंबर्ड हैं, ब्लैक नंबर्ड एंड अदर। ब्लैक नंबर्ड कितने हैं, देखिए ब्लैक सूट 2 होते हैं, स्पेड और क्लब, और एक सूट में हम जानते हैं नंबर्ड कार्ड 2 होते हैं। तो ब्लैक नंबर्ड कितने हो जाएंगे, 2 × 9 18। और इसमें से अगर 52 में हमने 18 माइनस कर दिया तो 34 कार्ड हमारे अदर हैं जो नंबर्ड ब्लैक नहीं हैं। तो कह रहा है कि जो हमें सेलेक्ट करना है उसमें से कोई भी ब्लैक नंबर्ड नहीं होना चाहिए। तो हमें इसका मतलब इसमें से सेलेक्ट करना होगा 34 में से, और इसके सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, हमें 4 सेलेक्ट करना है, तो 34C4 ये आंसर होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट, नंबर वेज ऑफ सीटिंग n पीपुल अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब जैसे मान लीजिए इस तरह से सर्कुलर टेबल है और यहाँ हमने इस तरह से ABC को बैठा दिया। अब सपोज यहाँ हम A को कर दें, यहाँ B को कर दें और यहाँ C को कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर टेबल वही है और ये तीनों क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, एक अलग होना तभी शुरू होता है जब आप एक कोई भी जगह फिक्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने A का जगह फिक्स कर दिया, उसके बाद B और C को आपस में चेंज करिए या शिफ्ट करिए तो आपका अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। इसलिए ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए तो 1 पर्सन का प्लेस को पहले फिक्स कर दिया जाता है, यहाँ जो लिखा है। फिर n-1 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल n-1 वेज। तो फिर n-1 लोग हैं और n-1 जगह है, तो उसको फैक्टोरियल n-1 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब देखिए कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपुल बी अरेंज्ड अराउंड ए सर्किल इफ A एंड B शुड नेवर सिट टुगेदर। उनको कभी एक साथ नहीं बैठना है A और B को। तो अगर मान लीजिए वो कंडीशन नहीं रहता, 6 पीपुल को केवल रहता कि सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठना है, तो इनका कितना तरीका हो जाता, 6 - 1 का फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल 5। अब 2 आदमी को एक साथ कभी नहीं बैठना है, तो मान लीजिए कि दोनों आदमी को एक साथ बैठा दीजिए, तो टोटल आदमी कितने थे, 6। अगर 2 को एक साथ कर दीजिए तो वो x हो गए, दोनों मिलके 1 हो गए और +5 हो गए, +4 हो गए। तो टोटल अगर इसको हम एक आदमी की तरह ट्रीट करें तो कितना हो गए, 5। तो इस केस में हमें अगर सर्किल के राउंड बैठाते तो जिसमें ये दोनों एक साथ बैठते, यह कितना हो जाता है, फैक्टोरियल 4। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये 2 आदमी हैं, इनको खुद ही आप फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए यह भी हो जाएगा इनटू फैक्टोरियल 2। तो जो ऐसे अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें आपको 6 लोगों को बैठाना है लेकिन 2 लोग एक साथ हों, उनका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2 × 4। ये -2 × 4 ऐसा है जिसमें कि वो दोनों हमेशा एक साथ हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1 और मोर ऑप्शन, ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कभी 1
या मोर ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई टेबल है और उस पे n कोई भी 10 आइटम रखा हुआ है, तो और हमें उसमें से 2 मान लीजिए कि कितना तरीके से हम इसमें से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम कोई सेलेक्ट ही ना करें, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हमको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कि कम से कम एक सेलेक्ट करना ही है, तो हम एक को इसको सेलेक्ट कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये कितना तरीका हो गया इसके लिए 2। उसी तरह इस पे आएंगे तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो 2। उसी तरह तीसरे का भी, उसी तरह सब का, तो ये तरीका हो जाएगा 2 का पावर n। तो अगर एक एटलीस्ट सेलेक्ट करना ही है तो ये 2 का पावर वो n हो जाएगा। और अगर एक ऐसा भी हो सकता है कि हम न भी सेलेक्ट करें किसी को भी, तो उसमें एक ऐसा भी तरीका है इसमें कि जिसमें किसी को भी सेलेक्ट नहीं किए तो वो -1 हो जाएगा, इसमें से -1 करना पड़ेगा। कह रहा है कि देयर आर 4 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स ऑन ए टेबल, तो टोटल कितना हो गए 7 हो गए। इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 आइटम कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द टेबल, कह रहा है कि कम से कम एक आइटम को सेलेक्ट करना है। तो पूरे कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? 7 में से कोई भी एक आइटम को सेलेक्ट करने का, हम सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे इस तरह से 2 का पावर 7, और उसमें से -1 इसलिए कर दिया कि एक सेलेक्ट करना ही है। तो हमारा एक ये ऐसा भी आता है जिसमें हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए यह हो गया -1 करके 127, क्योंकि 4 और 3 है, 4 3, तो इसमें से एक बार पहला के पास जाएंगे 1 2 3 4, तो इसको हम सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो इसको 2 तरीका होगा। उसी तरह इसका 2, इसका 2, और इसमें भी 1 2 3, तो 2 2 2, तो इस तरह से 7, 2 का पावर 7। लेकिन उसमें से -1 इसलिए हो गया कि एक केस हमने प्रत्येक में लिया कि हम उसको सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो एक केस ऐसा होगा जिसमें हम ले रहे हैं कि हम किसी को भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो माइनस हो गया। ऑल पेन्स एंड पेंसिल्स आर आइडेंटिकल, अगर ये हमारे पास देखिए इसमें से ये हमारे पास 4 है और एक 3 है, तो हमें एक आइटम लेना है। तो इसमें से हम कोई भी एक आइटम ले सकते हैं, एक आइटम उठा सकते हैं और एक आइटम नहीं भी उठा सकते हैं। तो उठाने का तरीका कितना हो जाएगा? अगर एक हम नहीं उठाए तो एक तरीका वो होगा, इसको उठाए, इसको उठाए, इसको उठाए, इसको उठाए, इसमें से किसी भी एक को उठा लिए, तो यह हो गया 5 तरीका। और उसी तरह इसमें से एक हम किसी को नहीं उठाए और एक इसको उठा लिए या इसको उठा लिए या इसको उठा लिए, तो ये हो गया 4। तो 20 तरीके से हम एक को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, और उसमें से हम -1 कर दिए क्योंकि अब हम एक ऐसा है जिसमें कि किसी को नहीं उठा रहे हैं, तो इसलिए ये आंसर हो गया 19। तो देखिए यहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि यहाँ जब 4 को करना है तो यहाँ सब एक ही हैं, इसलिए से एक में किसी को भी उठा रहे हैं तो ये 5 तरीके हुए, लेकिन वहाँ ये अलग अलग हैं, तो इसलिए एक के लिए इसको उठा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस तरह से करके 2 टाइम्स सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ये दोनों में फर्क है।
हमें अपने जीवन को समय समय पर ऑडिट करते रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है या हमारा जो पर्पस है उसके मुताबिक हम अपने जीवन का समय को बिता रहे हैं कि नहीं। अगर हमारा उद्देश्य कुछ है और हम अपने समय को कुछ और तरीके से बिता रहे हैं तो शायद हम अपने चुने हुए उद्देश्य को न पा सकें। इसलिए समय समय पर हमें अपने जीवन का ऑडिट करते रहना चाहिए। गुड लक।